नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के सामने लेके आते हैं, जिसका हमने नाम दिया है दोस्तों टीएनसी बुलेट सीरीज। और इस बुलेट सीरीज में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज। कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज की अगर हम बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो इसमें से जो है हमारे पास में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। वन बाय वन करके हर कंडीशन को जो है हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं और किस तरीके से जो है वो हम इनको शॉर्ट आउट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर मैंने बताया था दोस्तों कि इसके अंदर जो है वो टाइप बहुत सारे जो है वो अलग अलग जो है वो होते हैं, यानी कि इसका जो हम कहें कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज, इसके अंदर जो है हमारे पास में बहुत सारे जो है वो टाइप होते हैं और उन्हीं टाइप से जो है हमारे पास में एग्जाम से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। वन बाय वन करके जो है इनको शॉर्ट आउट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन, या हम कहें इसकी जो है वो डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन बहुत ईजी है, नाम से पता चल रहा है। देखो, सबसे पहली चीज होगी हमारे पास है कंजेनाइटल। ठीक है, कंजेनाइटल का मतलब होता है दोस्तों जो बाई बर्थ होता है, यानी कि जो जन्मजात जो चीज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। ठीक है, और रेस्पिरेटरी का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी का मतलब हो गया रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। और डिजीज का मतलब आपको कंडीशन पता ही होगी। ठीक है, डिजीज का मतलब होता है हमारे पास में कि कोई भी एबनॉर्मलिटी जहां पे हमारे पास में फंक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहे, उनको हम कहते हैं दोस्तों डिजीज। तो कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज का हमारे पास में डेफिनेशन हो जाएगी कि वो जन्मजात बीमारियां जो हमारे पास में श्वसन तंत्र या हम कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो है वो कोरिलेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज। ये जो है वो हमारे पास में फंक्शनल भी हो सकती है और स्ट्रक्चरल भी हो सकती है। फंक्शनल कैसे दोस्तों? कि हमारे पास में फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, यानी कि रेस्पिरेशन का फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, इंस्पायरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, एक्सपायरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, या और जो है हमारे पास में रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। या फिर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर में जो है वो प्रॉब्लम आ जाए। स्ट्रक्चर में आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसकी स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? कंजेनाइटल। यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होनी चाहिए, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो, लेकिन वो जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज। बस यही है इसमें। तो कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज आर स्ट्रक्चरल and functional abnormality of the respiratory system that are present at birth। वही सिंपल चीज है कि कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि हमारे पास में जन्म के समय जो है वो प्रेजेंट होती है। मान लो जन्म के समय जो है वो एक लंग्स ही गायब हो जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास में जो ट्रेकिया और इसोफेगस आपस में जो है वो कनेक्टेड हो सकता है। तो ये सारी जो हमारे पास में डिजीज आएगी उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज। और ये जो है वो किस चीज को अफेक्ट करती है? दे कैन अफेक्ट द लंग्स, यानी कि लंग्स को अफेक्ट कर सकती है। एयरवे यानी कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई है उसको अफेक्ट कर सकती है। डायफ्राम उसको अफेक्ट कर सकती है, और जो चेस्ट वाल है उसको अफेक्ट जो है वो कर सकती है। अब उसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास में टाइप ऑफ कंजेनाइटल डिजीज या टाइप ऑफ कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिजीज। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो है वो इसके टाइप पे निकल के आते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो बेसिकली जो है वो इसके टाइप या तो इमेज देख के जो है वो पूछ लेगा कि ये क्या होगा, या फिर जो है वो हमारे पास में नाम देख के जो है वो पूछ लेंगे कि ये जो है वो डिजीज कौन सी होती है। अलग अलग इमेज दे देगा, उसको पूछ लेगा, या फिर हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म दे देगा और उसकी जो है वो फुल फॉर्म पूछ लेगा। क्लियर? या फिर जो है हमारे पास में डिजीज का कोई भी नाम दे के पूछेगा कि इसके अंदर जो है वो क्या होता है। ये 4-5 प्रकार से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो वन बाय वन करके लेंगे और डिटेल से लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास में कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया की बात करें तो देखो, कंजेनाइटल क्या हो गया हमारे पास में? वही चीज, कंजेनाइटल का मतलब हो गया हमारे पास में जन्मजात, या दूसरे शब्दों में कहें हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बाई बर्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कंजेनाइटल मतलब कि बाई
बर्थ। अब उसके बाद आ गया हमारे पास में डायफ्रामेटिक। डायफ्रामेटिक आपको पता ही है, डायफ्राम से रिलेटेड है। और हर्निया, हर्निया का क्या मतलब होता है दोस्तों? हर्निया का मतलब होता है कि प्रोट्रूजन, या हम कहें कि किसी भी ऑर्गन का अपनी जगह से हट जाना, क्या कहलाता है? हर्निया। कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में स्टोमक है, वो हमारे पास में एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, किसी कारणवश वो एब्डोमिनल कैविटी में रह के थोड़ा सा जो है वो ऊपर की साइड में खिसक जाए, या जैसे हमारे पास में इंटेस्टाइन है, ठीक है, रहती है हमारे पास में जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन किसी कारण वश जो है वो हमारे पास में थोरेसिक कैविटी में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हर्निया। कोई भी ऑर्गन जो है वो अपनी जगह से हट जाता है या उसका प्रोट्रूजन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हर्निया। तो देखो ये हर्निया है और डायफ्रामेटिक हर्निया है। डायफ्रामेटिक हर्निया है इन द सेंस कि जो हमारे पास में डायफ्राम है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है और वो डायफ्राम जो है वो इधर उधर होता है, उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। और कंजेनाइटल बोला मतलब कि बाय बर्थ वो प्रॉब्लम प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, ए डिफेक्ट इन द डायफ्राम, वही चीज कि ये जो है वो किस चीज का डिफेक्ट होता है? डायफ्राम का होता है। डेट अलाउ एब्डोमिनल ऑर्गन टू मूव इनटू द चेस्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो मूव कर जाते हैं कहां पे? चेस्ट के अंदर। भाई आपको पता है ये हमारे पास में जो है वो चेस्ट कैविटी है और नीचे वाली जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है। चेस्ट कैविटी के अंदर अलग ऑर्गन्स रहते हैं और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है वो हमारे पास में अलग ऑर्गन्स रहते हैं। इन ऑर्गन्स को जो है बीच में से कौन डिवाइड करता है? इसके अंदर डिवाइड करता है हमारे पास में डायफ्राम, ठीक है। और ऊपर की साइड में जो है वो अलग ऑर्गन है, नीचे की साइड में अलग ऑर्गन है। लेकिन इस डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो नीचे वाले ऑर्गन है, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी वाले ऑर्गन है, वो थोरेसिक कैविटी में चले जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन है अगर थोरेसिक कैविटी में चले जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद वहां पे जो थोरेसिक कैविटी में ऑर्गन है उनको कंप्रेस कर देंगे, वो हो जाता है हमारे पास में कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। और ये सारी कंडीशन जो है वो बाय बर्थ होनी चाहिए, जन्म के समय प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यही कहना चाह रहा है कि डिटेक्ट ए डिफेक्ट इन द डायफ्राम दैट अलाउ एब्डोमिनल ऑर्गन मूव इनटू द चेस्ट एंड कंप्रेसिंग द लंग्स। आप देख सकते हो ये इमेज के द्वारा, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल बेबी है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल बेबी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायफ्राम है और जो भी ऑर्गन है वो हमारे पास में यहाँ पे जो है वो एब्डोमिनल में सैचुरेटेड है। लेकिन क्या होगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन है वो डायफ्राम को क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? थोरेसिक कैविटी में। ये हमारे पास में जो है वो थोरेसिक कैविटी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लंग्स को कंप्रेस कर रहा है। इसको हम कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, इमेज के द्वारा सारी चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई है। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास में इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स की मैं बताऊं दोस्तों कि सिम्टम्स अगर हमारे पास में जो है वो कोई स्पेशल होंगे, मैं उनको जो है वो इंपॉर्टेंट वहीं पे लिख दूंगा। बाकी आपको बताइए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या ही जो है वो सिम्टम्स आएंगे। ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आएगा, साइनोसिस आएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आएगा, ठीक है ना, पेन आएगा, देन फ्लोती स्पुटम आएगा। यही सारी चीजें जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट रहेगी। तो सिम्टम्स में हमारे पास में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि लंग्स को जो है वो कंप्रेस किया जा रहा है। साइनोसिस की कंडीशन, ऑफ कोर्स साइनोसिस मतलब इंक्रीज CO2 लेवल जो है बढ़ जाएगा क्योंकि कंप्रेस हो रहे हैं लंग्स। देन उसके बाद इसके फोल्ड एब्डोमिनल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो देखो ये सारी चीजें जो है हमें कैसे पता लगेगी? ऑफ कोर्स अगर हम जो है वो अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड भी कौन सा दोस्तों? प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में भी जो है वो पता चल जाता है। अदरवाइज पोस्ट नेटल चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो भी हमारे पास में जो है वो पता चल जाएगा। और मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट और सर्जिकल रिपेयर के द्वारा जो है वो ठीक करते हैं। हार्निया का ट्रीटमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट या हम कहें मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कंजेनाइटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन, ठीक है, सीपाम। ध्यान रखना, काफी बार इसकी जो है वो फुल फॉर्म एग्जाम में जो है पूछी गई है सीपाम। क्यों? क्योंकि इसको जो है वो दोस्तों CCAM के नाम से भी जो है वो जानते थे। प्रीवियसली जो है वो इसको किस नाम से जानते थे? CCAM, यानी कि कंजेनाइटल सिस्टिक एडिनोमेटस मालफॉर्मेशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि CPAM को जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो CPAM को जो है वो हमारे पास में CCM के नाम से या CCAM के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। अभी इसको जो है वो कंजेनाइटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन कहते हैं और उससे पहले जो है वो कंजेनाइटल सिस्टिक एडिनोमेटस मालफॉर्मेशन जो है वो
कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर हमारे पास में जो है वो नॉन कैंसर जो है वो मास लाइक, यानी कि एक मास जो है वो लंग टिश्यू के बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास में लंग्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में लंग्स के अंदर जो हमारे पास में जो टिश्यू है वहां पे नॉन कैंसरस ट्यूमर प्रेजेंट जो है वो हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंजेनाइटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन। देखो ध्यान से, यानी कि नॉन कैंसरस मास जो है वो एबनॉर्मल लंग टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट डजंट मूव, डजंट फंक्शनली नॉर्मली। ठीक है, यानी कि लंग्स के बीच में या जो हमारे पास में ये लंग्स है, ठीक है, तो इनके बीच में हमारे पास में जो है वो एक मास लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दैट, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते। और ये जो है बेसिकली 5 टाइप का होता है। ये डिपेंड करता है हमारे पास में लंग्स की साइज के ऊपर, यानी कि लंग्स की साइज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि बेस्ड ऑन सिस्ट साइज एंड स्ट्रक्चर। जिस तरीके से हमारे पास में इसकी साइज जो है बड़ी होगी वैसे वैसे नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे ये टाइप 0 है, ये टाइप 1 है, देखो टाइप 0 से टाइप 4 है। आप कहोगे कि सर 4 टाइप के हुए, जी नहीं दोस्तों, ये 5 टाइप के हो गए। ये टाइप 0, ये टाइप 1, ये टाइप 2, ये टाइप 3 और ये टाइप 4। तो बताओ कितने हो गए हमारे पास में, टाइप 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइप के हो गए। तो इस तरीके से जो है 5 टाइप के जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू साइज के प्रेजेंट होते हैं। देन अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मैंने आपको सिम्टम्स पहली चीज बताई थी कि पहली चीज तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा एट बर्थ एंड रिकरेंट जो है वो इन्फेक्शन होगा, बार बार जो है वो इन्फेक्शन होगा। डायग्नोसिस में कैसे पता चलेगा दोस्तों, पहली चीज प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में या सीटी स्कैन करवाएंगे पोस्ट नेटल, ठीक है, डिलीवरी के बाद जो है वो करवाएंगे। मैनेजमेंट इसका जो है वो सर्जरी से, इससे लोबोक्टोमी करते हैं, यानी कि जहां पे भी जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं। आपको इसमें याद रखने वाली चीज है वो दोस्तों कि जो ट्यूमर होता है वो नॉन कैंसरस होता है, बस ये जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो ट्यूमर जस्ट जो है वो हमारे पास में नॉन कैंसरस होता है, कैंसर का ट्यूमर नहीं होता है। ये देखो यहां पे आप देख सकते हो, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास में जो है वो ये सिस्ट लंग मास जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये लंग्स के बीच में जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाकी सारी चीजें जो है वो कंप्रेस होती है। डायफ्राम जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, देन वो हार्ट को कंप्रेस करेगा, देन वो हमारे पास में लंग्स को जो है वो कंप्रेस करेगा और रेस्पिरेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों पल्मोनरी स्क्यूट्रेशन, ठीक है। पल्मोनरी स्क्यूट्रेशन की अगर हम बात करें, इसमें भी क्या होता है दोस्तों कि लंग्स के बीच में जो है वो हमारे पास में एक जगह जो है वो लोब के बीच में, ठीक है, लोब या लोब के बाहर जो है वो हमारे पास में एक टिश्यू या ट्यूमर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पल्मोनरी स्क्यूट्रेशन। ये आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारे पास में बिल्कुल जो है वो एक लोब टाइप से जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है या लोब के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करती है बेसिकली, जिस तरीके से हमारे पास में ये एल्विलाई है, समझो ये हमारे पास में एल्विलाई है और एल्विलाई के चारों तरफ आपको पता है कि कैपिलरीज का जो है वो जाल होता है, जो कि CO2 और ऑक्सीजन को जो है वो एक्सचेंज का काम जो है वो करता है। यानी कि ये हो गया हमारे पास में दोस्तों O2 और ये हमारे पास में जो है ब्लड हो गया या ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, वो प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास में जो एक्सचेंज होता है उसको जो है वो प्रॉपर नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये बीच में जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। और ये दो टाइप का होता है, इंट्रालोबुलर और एक्स्ट्रालोबुलर। इंट्रालोबुलर मतलब लोब के बीच में प्रेजेंट होने वाला, और लोब के आउटसाइड प्रेजेंट होने वाला जो है वो एक्स्ट्रालोबर जो है वो कहलाता है। देखो ध्यान से, यहां पे ये कहना चाह रहा है ए मास ऑफ नॉन फंक्शनिंग लंग टिश्यू, यानी कि नॉन फंक्शनिंग जो लंग टिश्यू है जिसके अंदर एल्विलाई और गैसेज जो है वो एक्सचेंज करने वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ए मास ऑफ नॉन फंक्शनल लंग टिश्यू दैट हैज नो कनेक्शन विद द एयरवे एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वही मैंने आपको चीज बताई कि जो हमारे पास में सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन है और जो एल्विलाई है उनके बीच में जो एक्सचेंज वाली चीजें है वो इस मास के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, और वो मास जो है वो हमारे पास में डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पल्मोनरी स्क्यूट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये दो टाइप का होता है। पहली चीज होगी इंट्रालोबर और दूसरा होता है एक्स्ट्रालोबर। इंट्रालोबर का मतलब होता है कि एक जो है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लोब, यानी कि जो लंग्स की लोब है उनके बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रालोबर जो है वो आउटसाइड द लोब होता है। ये होता है हमारे पास में आउटसाइड द लोब, लोब के जो है वो
बाहर की साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों सिम्टम्स क्या होते हैं, ये जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है और हैव नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इन्फेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास में अलग से पड़ा रहता है, गैस का जो है वो एक्सचेंज नहीं होता है, तो काफी लंबे समय तक जो है वो पता ही नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि जो पार्ट में प्रेजेंट है वहां पे एक्सचेंज गैस का जो है वो नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह जो है वो होगा। डायग्नोसिस कैसे पता लगेंगे? ऑफ कोर्स सीटी एंजियोग्राफी या एमआरआई के द्वारा जो है वो पता लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला और इसोफेजियल अट्रेसिया। ये काफी बड़ा जो है वो, इसके बहुत सारे जो है वो टाइप प्रेजेंट है, यानी कि इसके खुद के जो है हमारे पास में 5 टाइप जो है वो प्रेजेंट है, और अलग अलग जो है वो हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो इमेज देख सकते हो यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे 5 टाइप है, ABCDE। इसमें अलग अलग टाइप के जो है वो हमारे पास में ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला एंड हमारे पास में जो है वो अट्रेसिया प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए जो है वो हमें 2 चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी। 2 चीजें कौन सी होती है? एक होता है फिस्टुला दोस्तों, एक होता है फिस्टुला और एक होता है अट्रेसिया। ये दोनों चीजें जिसकी समझ में आ गई वो इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर लेगा। दोस्तों फिस्टुला जो है बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल फिस्टुला का जो है मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल अगर हम फिस्टुला की बात करें तो वो होता है हमारे पास में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू होलो ऑर्गन, यानी कि कोई भी 2 होलो ऑर्गन है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फिस्टुला कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना भी होगा कि ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया है और ये हमारे पास में जो है वो इसोफेगस है, तो इनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होगा। दोनों के दोनों होलो ऑर्गन है, ऑफ कोर्स ट्रेकिया भी जो है वो होलो ऑर्गन है, बिल्कुल खोखली जो है वो पाइप स्ट्रक्चर होती है। इसोफेगस भी जो है हमारे पास में खाली जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फिस्टुला कहते हैं। आगे चीज समझ में। अब ये फिस्टुला देखो आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास में ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, राइट। ऐसे हमारे पास में दोस्तों वेजाइना और हमारे पास में जो है वो एनस के बीच में होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, या हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में होता है। ठीक है, वेसियोको वेजाइनल फिस्टुला या रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टम और वेजाइना के बीच में होता है। दोनों होलो ऑर्गन है। तो ये जो है वो हमारे पास में फिस्टुला का मीनिंग आप समझ लो, फिस्टुला का मीनिंग होता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन। जैसे हमारे पास में रेक्टो वेजाइनल, तो ये हमारे पास में वेजाइना है और ये जो है हमारे पास में रेक्टम, ये हमारे पास में जो है वो क्या है दोस्तों? वेजाइना, और ये हमारे पास में जो है वो रेक्टम। तो वेजाइना और रेक्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, उसको हम बोलेंगे दोस्तों रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला हो गया, दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन। क्लियर? तो यही होता है हमारे पास में कि जैसे जो भी होलो ऑर्गन है, ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया और ये हमारे पास में जो है वो इसोफेगस, तो इनके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला। अब होता है अट्रेसिया। अट्रेसिया का मीनिंग होता है दोस्तों नैरोइंग। ठीक है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल ट्रेकिया के जो है वो साइज है, अब ये ट्रेकिया की साइज जो है वो इस तरीके से हो जाए, ठीक है, लाइक बिल्कुल नैरो हो जाए, इसको हम बोलेंगे अट्रेसिया। जैसे हमारे पास में इसोफेगस है, ठीक है, और ये इसोफेगस की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दैट इज कॉल्ड अट्रेसिया। अट्रेसिया का एक सिंपल मीनिंग होता है दोस्तों नैरोइंग। अट्रेसिया का एक सिंपल मीनिंग होता है नैरोइंग, बिल्कुल जो है वो ब्लॉक हो जाना या बिल्कुल छोटी हो जाना, दैट इज कॉल्ड अट्रेसिया। ये मान लो अट्रेसिया की जो है वो हमारे पास में साइज है, अगर ये इस तरीके से नैरो हो जाए, बिल्कुल पतली हो जाए, इसको हम बोलेंगे अट्रेसिया। अब इसी के आधार पे जो है हमारे पास में 5 कंडीशन जो है वो निकल के आएगी, जिसको 1 बाय 1 करके जो है वो हम पढ़ेंगे। फिस्टुला आपको कंप्लीट हो गया, अट्रेसिया कंप्लीट हो गया, तो बाकी जितने भी इसके जो टाइप हैं वो सारे के सारे आप आसानी से जो है वो कर सकते हो। देखो ये हमारे पास में क्या है दोस्तों? एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रेकिया एंड इसोफेगस। ठीक है, और इसोफेगस में बी एंड इज बाइंड पाउच। ठीक है, और इसोफेगस जो है वो हमारे पास में एक बाउंड पाउच के रूप में हो जाती है, इसको कहते हैं हम दोस्तों दैट इज कॉल्ड ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, दोनों चीज ले ली इसने। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला तो क्या हो गया दोस्तों कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, किस किस के बीच में? एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास में ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो गया उसको तो हम बोलेंगे ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। और जो इसोफेजियल अट्रेसिया है, अलग कलर से लिख रहा हूं,
ट्रेकिया इसोफेजियल अट्रेशिया है वो होता है कि इसोफेगस में भी एंड एज ब्लाइंड पाउच, यानी कि बिल्कुल जैसे ये इसोफेगस है ये इस तरीके से ब्लाइंड पाउच के रूप में हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसोफेजियल अट्रेशिया। तो ब्लू कलर से लिख रहा हूं, तो ब्लू कलर से ऐसे ही जो हो, मैं कलर चूज नहीं कर रहा हूं, आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पे जिसको हमने अंडरलाइन किया वही जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स आता है दोस्तों फ्रोथी सिक्रेशंस। फ्रोथी सिक्रेशंस किस में आएगा, ध्यान से मैं बता रहा हूं, अगर इसोफेगस का कंटेंट अगर हमारे पास में ट्रेकिया से जुड़ रहा है, यानी कि म्यूकस के साथ में अगर हमारे पास में ट्रेकिया की चीजें जो है वो प्रेजेंट हो रही है, उसको हम कहते हैं फ्रोथी सिक्रेशंस। चोकिंग क्यों होगा, अगर इसोफेगस का कंटेंट हमारे पास में लंग्स में चला जाएगा तो कंडीशन क्या होगी दोस्तों, चोकिंग की कंडीशन होगी। एंड साइनोसिस विथ फीडिंग, ठीक है, जे और अगर इनके बीच में जो हो वो कम्युनिकेशन है दोनों के बीच में, तो जैसे फीडिंग करेंगे तो बच्चा जो हो बिल्कुल नीला पड़ जाएगा। क्यों नीला पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही जो है वो फीडिंग करेगा देन हमारे पास में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम अकर हो जाएगी। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस में होता है हमारे पास में इनएबिलिटी टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है, यानी कि इनएबिलिटी टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जैसे आप एनजी ट्यूब डालोगे, ठीक है, एनजी ट्यूब डालोगे तो आपको पता है उसका नाम दिया गया नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो का मतलब होता है हमारे पास में दोस्तों नोज, और गैस्ट्रिक का मतलब होता है दोस्तों स्टोमक, यानी कि वो जो है वो नाक के द्वारा डाली गई है और कहां तक जाती है, स्टोमक तक जाती है। लेकिन वहां पे हमारे पास में कम्युनिकेशन है तो वो सीधी कहां चली जाएगी दोस्तों, वो चली जाएगी हमारे पास में लंग्स में। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे करोगे कि जैसे आप एनजी ट्यूब डालोगे तो वो जो है वो हमारे पास में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और एक्सरे करोगे तो वहां पे आपको पता चल ही जाएगा। मैनेजमेंट इसका जो है वो सर्जिकल जो है वो करेक्शन है। एक चीज मैं यहाँ पे और चीज क्लियर कर देता हूं कि जितने भी हमारे पास में कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसमें 90% जो है वो हमारे पास में सर्जिकल करेक्शन से ही जो है वो ठीक हो सकती है। इसलिए हर जगह इसको याद करो तो ठीक है, अदरवाइज आप एक ही जगह भी जो है वो याद कर सकते हो कि ये सारे की सारी प्रॉब्लम जो है वो हम सर्जिकल करेक्शन के द्वारा ही जो है वो ठीक कर सकते हैं। क्लियर, तो यहां पे ये जो हमारे पास में 5 कंडीशन आ गई। 5 कंडीशन कौन सी है, जैसे एक कंडीशन है हमारे पास में, इसमें क्या है दोस्तों, इसोफेजियल अट्रेशिया है। ये क्या है दोस्तों, इसोफेजियल, किसी चीज को रटो मत, ठीक है। यहां पे जो है वो क्या है, फिस्टुला नहीं है, फिस्टुला मतलब दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, अट्रेशिया प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि इसोफेगस जो है वो नेरो है। तो अगर आपने अट्रेशिया समझ लिया अच्छे तरीके से तो आपको सारी चीजें, अट्रेशिया और फिस्टुला दोनों को अगर समझ लिया तो ये सारी इमेज आपको एक झटके में जो है वो समझ में आ जाएगी। देखो यहां पे क्या है, सिर्फ इसोफेजियल अट्रेशिया है, कम्युनिकेशन नहीं है, फिस्टुला जो है प्रेजेंट नहीं है। ये बेसिकली जितने भी हमारे पास में ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के डिजीज होते हैं उसमें 8% होता है। इसमें देखो अट्रेशिया ही प्रेजेंट है, नो फिस्टुला, यानी कि अट्रेशिया सिंगल प्रेजेंट है, फिस्टुला जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, स्मॉल स्टोमक एंड गैसलेस एब्डोमेन प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि गैस तो आगे भरेगी ही नहीं, क्योंकि वहां तक कम्युनिकेशन ही जो है वो नहीं है। यहां पे क्या है, यूजुअली गैप, लॉन्ग गैप बिटवीन द इसोफेगस एंड उसके बाद में जो है वो, यानी कि इसोफेगस और स्टोमक के बीच में जो है वो हमारे पास में जो है वो गैप प्रेजेंट है। सेकंड आ गया हमारे पास में, यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे अट्रेशिया भी प्रेजेंट है और फिस्टुला भी प्रेजेंट है। दोनों चीज जो प्रेजेंट है, ये लो मैं अलग अलग कलर से ले लेता हूं, अट्रेशिया भी प्रेजेंट है और फिस्टुला भी जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है। तो यहां पे देखो दोस्तों, ये ओनली 1% होता है। ये क्या होता है, इसको प्रोक्सिमल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के नाम से भी जो जानते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल और एक होता है डिजिटल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है स्टार्टिंग में, यानी कि जैसे हमारे पास में इसोफेगस और ट्रेकिया स्टार्ट हुई उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोक्सिमल, और डिजिटल होता है हमारे पास में लास्ट के एंड के टाइम पे, ठीक है। तो ये 1% जो होता है ये प्रोक्सिमल इसोफेजियल फिस्टुला के नाम से होता है। इसके अंदर नो डिजिटल फिस्टुला और स्मॉल स्टोमक जो है वो प्रेजेंट है, और गैस इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि आगे कम्युनिकेशन ही जो है वो नहीं है। नेक्स्ट यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे जो है वो अट्रेशिया प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन फिस्टुला जो है वो डिजिटल एंड पे प्रेजेंट है। समझ में आ गया, तो ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला है। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी जो है वो टाइप प्रेजेंट होता है, 86 प्रेजेंट ये होता है, यानी कि इसोफेगस जो है वो हमारे पास में अट्रेशिया के रूप में प्रेजेंट होती है, और जो डिजिटल है
ठीक है, वहां पे जो है वो हमारे पास में कम्युनिकेशन या फिस्टुला जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में कि इसोफेगस जो है वो भी यहाँ पे जो है वो फिस्टुला के रूप में प्रेजेंट है, और आगे वाला भी जो है वो हमारे पास में फिस्टुला के रूप में जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि अट्रेसिया और फिस्टुला दोनों टाइप का जो है वो प्रेजेंट है। और लास्ट आ गया हमारे पास में, इसमें क्या है दोस्तों, अट्रेसिया प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिस्टुला प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखो ये 4% होता है। नो अट्रेसिया इसोफेगस, ओनली कंजेनाइटल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड, जितने भी हमारे पास में ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड अट्रेसिया। वन बाय वन करके फटाफट जो है वो इसकी स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो आपने इमेज के द्वारा जो है वो देख लिया है, आप सिर्फ नाम के आधार पे जो है वो चलोगे और मेरा साथ जो है वो दोगे। देखो फर्स्ट टाइप कौन सा है, ये ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के टाइप हैं। इतनी देर हम पढ़ रहे थे जितने भी थे, जैसे ये ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला था, ये हमारे पास में पल्मोनरी स्क्विट्रेशन था, डायफ्रामेटिक था, सीपाम था, इनमें अलग अलग थे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला और अट्रेसिया के जो है वो टाइप पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास में फर्स्ट टाइप है वो है दोस्तों इसोफेजियल अट्रेसिया विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। नाम से पता चल रहा है, देखो यहां पे क्या है, यानी कि इसोफेजियल अट्रेसिया, ये इसोफेगस है, ठीक है, और इसके सामने जो है वो हमारे पास में क्या प्रेजेंट है दोस्तों, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो आगे की साइड में प्रेजेंट होती है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं। ये हमारे पास में जो है इसोफेजिया है, तो इसोफेगस तो जो है वो अट्रेसिया के रूप में है, और जो हमारे पास में जो हो, ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया है। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड, ये हमारे पास में ट्रेकिया आ गया। लंग्स बनाऊंगा तो आपको शायद सारी चीज दिखाई नहीं देगी, ये इस तरीके से हमारे पास में लंग्स हो गए, ये लो, ठीक है। तो यहां पे इसोफेजियल अट्रेसिया, यानी कि इसोफेजियल जो है वो अट्रेसिया प्रेजेंट है, इसोफेगस जो है वो नेरो है, लेकिन इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है, विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। यहां तक चीज समझ में आ गई। तो देखो बोथ एंड ऑफ द इसोफेगस आर ब्लाइंड, यानी कि जो हमारे पास में इसोफेगस का एंड है वो ब्लाइंड है, ठीक है, पाउच लाइक है, बट नो कनेक्शन टू द ट्रेकिया। इसोफेगस ब्लाइंड है, नेरो है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसोफेजियल अट्रेसिया विदाउट ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो इंसिडेंस होता है दोस्तों 7 to 8% ऑफ केसेज में जो है वो हमारे पास में ये चीजें देखने को मिलती है। जितना भी हमारे पास में ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, उसमें 7 to 8% जो है वो ये चीज देखने को मिलेगी। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स यहाँ पे रटो मत, सीधा सीधा आपको बताइए क्या है दोस्तों, एक्सेसिव ड्रोलिंग जो है वो आपको देखने मिलेगी, एंड इनएबिलिटी टू पास एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब जैसे आप डालोगे तो आपको पता है इसोफेगस जो है वो ब्लाइंड है, इसोफेगस ब्लाइंड है तो एनजी आगे जो है वो जाएगी नहीं, और नो एयर इन द स्टोमक, स्टोमक में किसी भी प्रकार की कोई एयर नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि एयर जाने के लिए जो हमारे पास में इसोफेगस है उसका कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो आपस में जुड़ी नहीं रहे। अगर वो ट्रेकिया से जुड़ी होती तो स्टोमक में जो है वो एयर आ जाती। मोटी मोटी चीज में समझा रहा हूं, रटने वाली चीज नहीं है। पहली चीज तो क्या होती है कि जैसे ही हमारे पास में जो चीज प्रेजेंट है एनजी ट्यूब डालेंगे, तो अगर अट्रेसिया है, इसोफेजियल अट्रेसिया है, ठीक है, तो एनजी ट्यूब आगे जाएगी नहीं। लेकिन अगर हमारे पास में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, ठीक है, ट्रेकियो इसोफेजियल जो है वो फिस्टुला प्रेजेंट है, तो हमारे पास में वो कहां जाएगी दोस्तों, लंग्स के अंदर जाएगी। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जो हमारे पास में स्टोमक है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो है वो खाली रहेगा जब तक कि वो हमारे पास में फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कि ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला जब तक प्रेजेंट नहीं होगा ना, तब तक स्टोमक पिचका हुआ रहता है, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल संकुचित रहता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एयर ही जो है वो नहीं जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, देखो बी टाइप है इसोफेजियल अट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, क्या है दोस्तों, इसोफेजियल अट्रेसिया, यानी कि ये हमारे पास में इसोफेगस है, तो ये तो अट्रेसिया हो गया, ठीक। देन उसके बाद प्रोक्सिमल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि शुरुआत में ही, ठीक है, ये प्रोक्सिमल का मतलब होता है स्टार्टिंग फेज में ही, ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में जो है वो इनके बीच में कम्युनिकेशन है। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसोफेजियल अट्रेसिया। ऑफ कोर्स ये इसोफेगस है, ठीक है, ये देखो हमारे पास में इसोफेगस है, मैंने अलग कलर से लिख दिया। इसोफेजियल अट्रेसिया मतलब इसोफेगस तो जो है वो नेरोइंग है, वो मैंने बनाई दी। एंड प्रोक्सिमल इसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि शुरुआत में जो है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। ये हो गया हमारे पास में इसोफेजियल अट्रेसिया एंड प्रोक्सिमल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। देखो डेफिनेशन समझ सकते हो, अपर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस, ध्यान समझो, अपर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस कनेक्टेड टू द ट्रेकिया
एंड लोअर एंड इज ब्लाइंड, वही तो है। अपर सेगमेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो कम्युनिकेटेड है, और जो लोअर एंड है वो जो है वो हमारे पास में ब्लाइंड है। इसको हम क्या कहेंगे, इसोफेजियल अट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, रटो मत, अगर थोड़ी देर पहले जो मैंने चीजें समझाई थी, अगर वो सारी चीज समझ में आ गई तो आप ये आसानी से जो है वो कर सकते हो। ये सबसे कम प्रेजेंट होने वाला जो है वो प्रॉब्लम है, लेस देन 1% जो है वो प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कफिंग ड्यूरिंग फीडिंग, यानी कि जैसे ही फीड करेंगे तो कफ होगा। क्यों कफ होगा दोस्तों, क्योंकि जैसे आप फीड कराओगे स्मॉल अमाउंट में जो है वो हमारे पास में मिल्क जो है वो कहां जाएगा, ट्रेकिया के अंदर जाएगा। तो ट्रेकिया के अंदर कोई चीज आएगी तो आपको पता है कफिंग जो है वो चालू होगी ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे पास में लंग्स में चला जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड एब्सेंट गैस इन एब्डोमेन, मैंने पहले बता दिया, क्यों, क्योंकि आगे जो है वो हमारे पास में स्टोमक से जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है, स्टोमक से जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है, तो गैस स्टोमक में जो है वो नहीं आएगी। क्लियर, तो ये होगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सिम्टम्स। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में थर्ड टाइप आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टाइप सी, और ये है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल अट्रेसिया विथ डिजिटल ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। और ये दोस्तों जितने भी हमारे पास में एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट होती है रिगार्डिंग ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला से, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देखो इसको समझ लेते हैं क्या है दोस्तों। पहली कंडीशन है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इसोफेजियल अट्रेसिया, यानी कि ये होगा हमारे पास में इसोफेजियल अट्रेसिया, राइट। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, डिजिटल है तो ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों ट्रेकिया हो गई, ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया हो गई इस तरीके से, ठीक है। और डिजिटल ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला है, यानी कि अब हमारे पास में यहां पे जो है वो कम्युनिकेशन है, ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक से जो है वो चीज जुड़ी हुई है, ये कम्युनिकेशन है और ये स्टोमक से जो है वो चीज जुड़ी हुई है। अब ये कंडीशन क्या आ गई दोस्तों, पहली देखो ये हमारे पास में ट्रेक्योफेजियल अट्रेसिया, इसोफेजियल अट्रेसिया, तो इसोफेजियल अट्रेसिया तो जो है वो ये होगी। नेक्स्ट है डिजिटल, ऑफ कोर्स नीचे की साइड में, क्योंकि ऊपर के साइड में क्या है दोस्तों प्रोक्सिमल, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है, और नीचे की साइड में क्या है दोस्तों डिजिटल, जो कि लोअर साइड में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहां पे डिजिटल है और यहां पे कम्युनिकेशन है, दैट इज कॉल्ड, ये इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में यहां पे जो है वो कम्युनिकेशन है, जिसको हमने क्या बोला डिजिटल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, और ये सबसे कॉमन टाइप का है। अब देखो साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। पहली चीज क्या है दोस्तों, फ्रोथी सिक्रेशन प्रेजेंट होगा क्योंकि स्टोमक से जो है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, क्यों मिलेगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो हमारे पास में अगर इसोफेगस में जाती है, सॉरी इसोफेगस से ट्रेकिया में जाती है तो रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। अब बताओ जो हमारे पास में स्टोमक है इसके अंदर एयर रहेगी या नहीं रहेगी। अब तक जो हमने कंडीशन देखी थी उसमें बार बार हम ये कह रहे थे कि स्टोमक जो है वो कोलैप्स होता है, स्टोमक जो है वो सिकुड़ा हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एयर प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन इसमें रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्यों, क्योंकि ये देखो यहां पे ट्रेकिया से जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अंदर जो है वो एयर रहेगी, यानी कि स्टोमक में एयर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। तो किसी चीज को रटना नहीं है, बस जो हमने शुरुआती में जो है वो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला और अट्रेसिया के बारे में सिंपल चीज बताई थी, वही आपको यहां पे याद रखनी है। तो यहां पे देखो अपर इसोफेगस एंड ब्लाइंडली, तो ये हो गया, ये अपर इसोफेगस जो कि ब्लाइंडली है, एंड लोअर सेगमेंट कनेक्टेड टू द ट्रेकिया। ऑफ कोर्स ये देखो लोअर सेगमेंट जो है वो हमारे पास में कनेक्टेड है, जिसको हमने क्या बोला इसोफेजियल अट्रेसिया विथ डिजिटल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, लगभग 85% केसेज में जो है वो इसी टाइप का जो है वो एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है। अगर 100 केस हम इकट्ठा करेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला से रिगार्डिंग, तो उसमें हमारे पास में टाइप सी वाला जो है वो 85% जो है वो प्रेजेंट रहेगा। सिम्टम्स की बात करें तो फ्रोथी सिक्रेशन प्रेजेंट रहेगा, रिगर्जिटेशन प्रेजेंट रहेगा, और एयर इन द स्टोमक जो है वो प्रेजेंट रहेगा। यानी एक्सरे के अंदर हम देखेंगे तो स्टोमक के अंदर जो है वो हमें एयर फिल दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप डी, इसको देख लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसोफेजियल अट्रेसिया विथ प्रोक्सिमल एंड डिजिटल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसमें दोनों हैं, यानी कि जो दूसरे नंबर का और जो तीसरे नंबर की एबनॉर्मलिटी वो दोनों की दोनों इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। यानी कि क्या हो गया इसोफेजियल अट्रेसिया, तो ये तो हो गया इसोफेजियल अट्रेसिया, ठीक है। एंड उसके बाद में ये हो गया हमारे पास में ट्रेकिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ट्रेकिया ये वाले, राइट।
और नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिजिटल और प्रोक्सिमल, दोनों साइड में जो है वो कम्युनिकेशन है। यानी कि ये हमारे पास में जो हो इधर से भी जुड़ा हुआ है स्टोमक से, ये लो स्टोमक से, या हम कहें इसको इस ऐसे ले लेंगे, ये स्टोमक में यहां से भी जुड़ा हुआ है और यहां से भी जो है वो कम्युनिकेशन है, दोनों साइड से जो है वो कम्युनिकेशन है। उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ईसोफेजियल अट्रेशिया। तो ये कंडीशन होगी ईसोफेजियल अट्रेशिया की। क्लियर है, ये होगी ईसोफेजियल अट्रेशिया की कंडीशन, ये लो क्लियर है। और प्रोक्सिमल एंड डिजिटल, ऊपर वाला पार्ट जो है वो दोस्तों ये होता है हमारे पास में प्रोक्सिमल और ये होता है हमारे पास में डिजिटल, यही है, ठीक है। और दोनों साइड में यहां पे भी कम्युनिकेशन है और यहां पे भी कम्युनिकेशन है। तो विथ प्रोक्सिमल एंड डिजिटल ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। तो देखो डेफिनेशन आ जाएगी, बोथ सेगमेंट ऑफ ईसोफेगस आर कनेक्टेड टू द ट्रेकिया। बोथ सेगमेंट, ये वाला भी और ये वाला भी जो है वो इससे कनेक्टेड है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ईसोफेजियल अट्रेशिया विथ प्रोक्सिमल एंड डिजिटल ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। ये बहुत रेयर केस में प्रेजेंट होता है, वेरी रेयर। एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो सीवियर एस्पायरेशन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। अब हम ले लेते हैं दोस्तों लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड टाइप ई। ये होता है एच टाइप फिस्टुला, यानी कि ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला विदाउट ईसोफेजियल अट्रेशिया। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो ईसोफेगस है उसमें कोई अट्रेशिया नहीं है। बार बार जो है मैं इस तरीके का आपको डायग्राम बना के दिखा रहा था अट्रेशिया का, नेरो एंड का, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर जो है वो किसी भी तरीके का नेरो एंड नहीं है, ठीक है। और इसको बोलते हैं एच टाइप फिस्टुला। अब ये कैसे होगा, इसको भी हम ले लेते हैं। ये होगा हमारे पास में, देखो सबसे पहले हम ईसोफेगस जो है वो बना देते हैं। ये हमारे पास में ईसोफेगस आ गई और ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक आ गया, राइट। ईसोफेगस और स्टोमक हमने बना दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में जो है वो ट्रेकिया है, ये हमने ट्रेकिया ले लिया। ये ट्रेकिया अब दो में डिवाइड होगी आगे की साइड में, ठीक है। ये ट्रेकिया है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमारे पास में अट्रेशिया तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनके बीच में कम्युनिकेशन जरूर प्रेजेंट है। ये लो मैंने ब्लैक कलर से ले लिया कम्युनिकेशन, ठीक है। हर डायग्राम के अंदर ब्लैक कलर से मैंने कम्युनिकेशन लिया है, ब्लू कलर से मैंने जो है वो ईसोफेगस स्टोमक को लिया है, और जो हमारे पास में ग्रीन कलर है उससे मैंने जो है वो ट्रेकिया को लिया है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आ गए समझ में, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड। अब देखो अगर दूर से आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो ये एच नहीं दिख रहा आपको, ये जस्ट लाइक एच नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों एच टाइप फिस्टुला या ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला विदाउट, यानी कि किसी भी तरीके से यहां पे जो है वो हमारे पास में ईसोफेजियल अट्रेशिया नहीं है, ठीक है। ईसोफेगस कहीं पे भी जो है वो नेरो नहीं है। इसको हम बोलेंगे दोस्तों एच टाइप फिस्टुला या ईसोफेजियल फिस्टुला विदाउट ईसोफेजियल अट्रेशिया। द ईसोफेगस इज फुल्ली डेवलप्ड, बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड है, देखो यहाँ पे, एंड कनेक्टेड, बिल्कुल कनेक्टेड भी है। ये ईसोफेगस जो है वो स्टोमक से कनेक्टेड है, बट देयर आज फिस्टुला, यानी कि बीच में कम्युनिकेशन है किस किस के बीच में, ईसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में। और स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके की बन रही है, एच टाइप की बन रही है। ये बेसिकली 4 से 5% जो है वो होता है। सिम्टम्स की बात करें तो ये लेट ऑनसेट जो है वो कफिंग हमें देखने को मिलेगी, चोकिंग करेगा वाइल फीडिंग एंड रिकरेंट निमोनिया, ठीक है। जब भी फीडिंग करेंगे तो हमारे पास में जो है वो चोकिंग की कंडीशन मिलेगी और रिकरेंट निमोनिया का, बार बार जो है वो निमोनिया का। क्यों होगा निमोनिया, क्योंकि जैसे आप फीड करोगे तो कुछ अमाउंट जो है वो किसमें चला जाएगा, ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, निमोनिया के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ 5 दैट इज कॉल्ड ईसोफेजियल अट्रेशिया के बिना जो है वो हमारे पास में ट्रेकियो ईसोफेजियल जो है वो फिस्टुला प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों लेरिंजोमेलेशिया, ठीक है। लेरिंजोमेलेशिया में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में जो लेरिंग्स है, आपने देखा होगा लेरिंग्स की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वो लेरिंग्स जो है वो हमारे पास में फ्लोपी टाइप के हो जाएंगे या ल्यूज टाइप के हो जाएंगे। वो जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स जो है बिल्कुल ल्यूज टाइप के हो जाएंगे, फ्लोपी टाइप के हो जाएंगे। जैसे हमारे पास में हाथ है, बिल्कुल जो है वो इसमें जो है वो एनर्जी है, लेकिन अगर मान के चलिए इस हाथ में पैरालिसिस हो जाए तो ये हाथ जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ल्यूज हो जाएगा, फ्लोपी हो जाएगा, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास में क्या होगा कि जो लेरिंग्स की स्ट्रक्चर है वो फ्लोपी हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो जैसे ब्रीदिंग करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। ल्यूज हो जाएंगे तो कोई भी चीज जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे और वहां पे जो है वो हमारे पास में ब्लॉकेज भी जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर वही है, बिल्कुल सिंपल है, फ्लोपी लेरिंजियल स्ट्रक्चर, यानी कि जो लेरिंग्स है वो बिल्कुल फ्लोपी हो जाएंगे, दैट कोलैप्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जैसे ब्रीदिंग करेंगे उसके दौरान जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे। सिम्टम्स की बात करें तो आपको पता है इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर इन न्यूबॉर्न एंड
वर्सनेस व्हेन लाइंग डाउन, ठीक है, यानी कि स्ट्राइडेड सुनाई देगा, लेकिन जैसे आप उसको लेटा दोगे तो वहां पे कंडीशन जो है वो मुश्किल वाली आ सकती है, कोई भी सिक्रेशंस वहां पे जो है वो जा सकता है। डायग्नोसिस करेंगे हम लेरिंजोस्कोपी, जैसे हम लेरिंजोस्कोपी करोगे तो आप लेरिंग्स को देख सकते हो, जो कार्टिलेज मजबूत स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होनी चाहिए वो वहां पे मजबूत स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, वो बिल्कुल आपको ल्यूज फ्लैपी टाइप से जो है वो दिखाई देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंजेनाइटल लोबुलर एम्फाइसीमा, नाम से पता चला, देखो लोबुलर है, लोबुलर है मतलब इन द सेंस कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम कहां आ रही है, लोब के अंदर आ रही है। कहां आ रही है दोस्तों, लोब के अंदर आ रही है। और एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा का मतलब होता है दोस्तों एक्सेसिव डायलेशन, ठीक है, जो भी हमारे पास में है उसका डायमीटर बढ़ जाता है या डायलेशन बढ़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फाइसीमा। एक होता है एम्फाइमा और एक होता है एम्फाइसीमा, ध्यान रखना दोस्तों, सीमा से याद रख लेना, एम्फाइसीमा सीमा से याद रख लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव डायलेशन, एक्सेसिव डायलेशन होता है एम्फाइसीमा, ठीक है। और एम्फाइमा होता है पस फॉर्मेशन, एम्फाइमा होता है हमारे पास में पस फॉर्मेशन या फ्लूइड का जो है वो कलेक्शन, पस फॉर्मेशन, फर्स्ट फॉर्मेशन जो है वो होता है। क्लियर है। तो देखो यहां पे ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स लोब ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो ओवर इन्फ्लेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों लोबुलर एम्फाइसीमा। और कंजेनाइटल क्यों बोला, कंजेनाइटल इसलिए बोला क्योंकि ये जो है वो जन्मजात होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, देख रहे हो ये किस तरीके से लोब जो है वो बढ़ चुकी है। एक्सरे में भी देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ओवर लोब जो है वो हो रही है, लोब जो है वो एक्सेसिव जो है वो डायलेशन हो चुका है। जो लंग्स हमारे पास में 3 लोब में ये प्रेजेंट था, कौन सा, जो राइट साइड वाला प्रेजेंट था, वो बेचारा पिचक गया, यहाँ पे हाइट आ गया क्योंकि यहाँ पे लोब जो है वो बढ़ चुकी है और सारा का सारा जो है वो पार्ट इधर की साइड में जो है वो किसका दिया, इसको बोलते हैं कंजेनाइटल लोबुलर एम्फाइसीमा। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो, यानी कि ओवर इन्फ्लेमेटेड ऑफ द लेफ्ट अपर लोब जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, कंजेनाइटल लोबर एम्फाइसीमा कहलाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड हाइपरसोनेट चेस्ट जो है वो दिखाई देगा। डायग्नोसिस चेस्ट एक्सरे में या सीटी स्कैन में हम आसानी से जो है वो देख पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सिलियरी डिस्केंसिया। तो देखो यहां इसमें क्या होता है, प्राइमरी मतलब शुरुआती, सिलेरी, सिलेरी मतलब जो हमारे पास में सीलिया लाइक जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टार्टिफाइड सीलिएटेड जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो हमारे पास में, आपको पता ही है लंग्स जब हमने टिश्यू जो है वो पढ़ा था उसके अंदर जो है वो हमने देखा था। तो जो सीलिएटेड मसल्स है उसमें जो है वो हमारे पास में प्रॉब्लम आएगी। डिस्केंसिया का मतलब होता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड लूज मोमेंट। क्या होता है दोस्तों, लूज मोमेंट, लूज मोमेंट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या मैं इसको सीधा ही ले लेता हूं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारे पास में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो दोनों लंग्स आ गए, राइट। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में सेल्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी, सीलिएटेड, जैसे ये हमारे पास में सेल्स है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे सीलिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी लाइनिंग में आपको बताइए कि छोटे छोटे सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये जो हमारे पास में जो है, ठीक है, ये सीलिया सही तरीके से काम नहीं करेंगे या काफी ज्यादा जो है वो लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक तो म्यूकस सिक्रेशंस को जो है बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये सीलिया क्या करते हैं, जो भी म्यूकस सिक्रेशंस होता है, आपको बताइए कि जो सीलेटेड मसल जो है वो हमारे पास में कहां प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने टिश्यू के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो समझा है। अब अगर मान के चलिए ये जो सीलेटेड मसल्स है ये क्या करते हैं, अंदर की लाइनिंग बनाए रखती है, तो जो भी हमारे पास में म्यूकस सिक्रेशंस है, ठीक है, हम ऐसा करके बाहर निकालते हैं, तो ये सीलेटेड मसल्स जो है उस म्यूकस सिक्रेशंस को बाहर निकालने में जो है वो हेल्प करती है। अब इस कंजेनाइटल सीलेटरी डिस्केंसियम के अंदर क्या हो गया कि जो सीलियरी मूवमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, बिल्कुल वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास में लंग्स के अंदर जो म्यूकस बन रहा था उसको हम प्रॉपर्ली जो है बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सीलिएटरी डिस्केंसिया। इसके अंदर है कि ये जो हमारे पास में जेनेटिक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग द सीलिया लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे पास में सीलिया लाइनिंग की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थी इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी एंड लीडिंग टू प्योर म्यूकस क्लियरेंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकस को जो है वो सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होगा दोस्तों, क्रोनिक कफ देखने को मिलेगी,
साइनोसाइटिस देखने को मिलेगा एंड रिकरेंट निमोनिया जो है, बार बार निमोनिया जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो म्यूकस है जिसको बाहर निकलना जाना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है, तो ऑफकोर्स वहां पे जो है वो इन्फेक्शन ही कोज करेगा, म्यूकस ही जो है वो कोज करेगा। और उसके बाद जो है वो आपको कर्टांगर जेंडर सिंड्रोम भी जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कंटाजेनर सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, उसके अंदर 3 कंडीशन आती है। पहला आता है साइटस इनवर्स, सेकंड के आता है साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस। अच्छे तरीके से याद कर लो दोस्तों, काफी बार जो है वो इसको पूछा गया है। दैट इज कॉल्ड कैटेंगर सिंड्रोम। ये कैटेंगर सिंड्रोम जो हो क्या होता है, इसके अंदर 3 कंडीशन आती है। जैसे सीओपीडी के अंदर 2 कंडीशन आती है, ऐसे जो है हमारे पास में कैटाजेनर के अंदर जो है हमारे पास में 3 कंडीशन आती है। कौन कौन सी? पहला है साइटस इनवर्स, सेकंड आ जाता है हमारे पास में साइनोसाइटिस, और थर्ड आ जाता है हमारे पास में ब्रोंकाइटिस। ठीक है, 3 कंडीशन आती है। ब्रोंकाइटिस आपको बताइए कि जो ब्रोंकियल जो है वो एक्सेसिव जो है वो डायलेशन हो जाते हैं। साइनोसाइटिस आपको बताइए इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल साइनस। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड साइटस इनवर्स। साइटस इनवर्स में क्या होता है कि सारी चीज जो है वो अपोजिट हो जाती है, यानी कि जो लेफ्ट लंग की स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो राइट लंग की हो जाती है, जो राइट लंग की होनी चाहिए तो वो लेफ्ट लंग की हो जाती है, जो हमारे पास में हार्ट जो है वो हमारे पास में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होना चाहिए वो हमारे पास में जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं दोस्तों साइटस इनवर्स, यानी कि मिरर टाइप जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? साइटस इनवर्स। तो साइटस इनवर्स प्रेजेंट हो जाएगा, साइनोसाइटिस एंड ब्रोंकाइटिस, इसको हम दोस्तों बोलेंगे कैटाजेंगर सिंड्रोम्स। क्लियर? डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस होता है दोस्तों नेजल नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो टेस्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सीलिया को जो हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल सेंट्रस हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। ठीक है, कंजेनाइटल एक एक चीज को इसके वर्ड में ही है। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, बाई बर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में बाई बर्थ। सेकंड आ गया हमारे पास में सेंट्रल। सेंट्रल मतलब हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है कहां प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है हमारे पास में दोस्तों मेंडुला ओम्ब्लागेटा के अंदर। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन इन द सेंस डिक्रीज रेस्पिरेशन, हाइपोवेंटिलेशन इन द सेंस डिक्रीज रेस्पिरेशन, डिक्रीज रेस्पिरेशन। और सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब था ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंड्रोम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्लियर है? तो ये होता है। तो देखो कंजेनाइटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम जो है इसके अंदर क्या होगा कि जन्मजाति जो है हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे पास में मेंडुला ओम्ब्लागेटा है उसमें प्रॉब्लम आएगी कि वो एक्टिव नहीं रहेगा। अब एक्टिव नहीं रहेगा तो उसकी वजह से वो प्रॉपर जो है वो रेस्पिरेटरी जो है वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंजेनाइटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? ए रेयर डिसऑर्डर वेयर ऑटोनोमिक नर्व कंट्रोल ब्रीदिंग इज इंपेयर्ड, यानी कि जो कंट्रोल करने वाला सेंटर है हमारे पास में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि मेंडुला ओम्ब्लागेटा में प्रेजेंट है, वो सही तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रेस्पिरेशन जो है बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स निकलेंगे? ऑफकोर्स हाइपोवेंटिलेशन होगा। ठीक है, और ड्यूरिंग स्लीप के अंदर जो है वो ज्यादा होगा, और साइनोसिस की कंडीशन मिलेगी, CO2 लेवल जो है वो ज्यादा होगा। डायग्नोसिस हम जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं, इसके अंदर PHOX2B जीन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉमन साइन सिम्टम्स। ये जो हमने टाइप पढ़े मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जो है वो हमें कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो हमारे पास में टाइप पे ही जो है वो हमें देना है। कॉमन साइन सिम्टम्स क्या होंगे दोस्तों? ऑफ कोर्स आपको बताइए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, फ्रोथी स्पुटम होगा, पुअर फीडिंग होगा, एनजी ट्यूब सही तरीके से नहीं डलेगी, बार बार जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, लंग साउंड जो है वो अलग अलग आएंगे, यही होगा। इसके अलावा जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं होगा। पहली चीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑफ कोर्स कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है ये तो ग्रिंटिंग साउंड या फ्लेयरिंग या डिट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है। ग्रिंटिंग आपको बताइए दोस्तों, जो मतलब बच्चा जो ग्रिंटिंग करता है मतलब रोने वाली कहराने वाली वो चीज है उसको बोलते हैं। फ्लेयरिंग का मतलब हो गया दोस्तों जिस तरीके से हम बड़े जो है वो जो सांस को बाहर निकालते हैं उस टाइम पे होता है। रिट्रैक्शन मतलब जो हमारे पास में एब्डोमिनल मसल्स है वो भी इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है दोस्तों साइनोसिस। साइनोसिस यानी कि ब्लू स्किन। ब्लू स्किन क्या होती है दोस्तों? ब्लू स्किन होते हैं इंक्रीज CO2 लेवल। ठीक है,
CO2 लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो है वो हमारे पास में ब्लू स्किन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग क्यों दोस्तों? पुअर फीडिंग होती है हमारे पास में कि बच्चा जो है वो सही तरीके से फीड नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव की मैंने ऑलरेडी जो है वो एक क्लास जो है वो यूट्यूब पे इसी बुलेट सीरीज में जो है वो हमने ली हुई है। मतलब कि जो हमारे पास में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो सारी चीज आएगी। एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, वो तो होगा ही होगा क्योंकि हमारे पास में जो है वो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, कम्युनिकेशन है, वो सारी चीज होगी। बाकी स्ट्राइडर, वीजिंग एंड एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड जो है वो सुनाई देगा ही देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, और ये लंग साउंड भी मैंने ब्लूट जो है ब्लूट सीरीज के अंदर जो है वो ले रखी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे डायग्नोसिस करोगे दोस्तों? तो डायग्नोसिस पहली चीज आती है दोस्तों प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है डिलीवरी से पहले जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे या फीटल एमआरआई जो है वो की जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि लेवल 2, ये तो नाम सुना होगा, लेवल 2 जो है वो यूएसजी की जाती है, जिसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देन सेकंड आ गया हमारे पास में पोस्टनेटल। पोस्टनेटल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे, ब्रोंकियोस्कोपी करेंगे एंड ब्लड गैसेस एनालिसिस करेंगे और जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी जो है हमारे पास में सारी की सारी जो है वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है। क्लियर? लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हालांकि नर्सिंग मैनेजमेंट भी आएगा हमारे पास में, बाकी चीजें भी आएगी। पहली चीज आती है हमारे पास में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास में जो है वो 3 तरीके से जो है उसको किया जाता है। पहली चीज है दोस्तों सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर इन द सेंस कि उससे हम कंप्लीटली जो है वो उस चीज को ठीक नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज जो है वो उसकी वजह से आगे प्रॉब्लम ना आए उसको हम क्योर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन सब कंडीशन में या कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में जो है हमारे पास में साइनोसिस की कंडीशन आती है, तो हम साइनोसिस को रिकवर करेंगे, वेंटिलेशन को प्रॉपर करेंगे, इन्फेक्शन को रोकेंगे। इसको हम कहते हैं दोस्तों सपोर्टिव केयर, यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ऑफकोर्स साइनोसिस से इंप्रूव करने के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन रखेंगे और एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। तो जो भी हमारे पास में सर्जिकल एबनॉर्मलिटी थी, जैसे फिस्टुला था तो उसको सही करेंगे। देन उसके बाद जो है हमारे पास में कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया था उसको ठीक करेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास में एबनॉर्मल मास प्रेजेंट था उसको ठीक करेंगे। तो एन के प्रकार जो जो प्रॉब्लम थी उसको सर्जिकल मेथड के द्वारा जो है वो ठीक किया जाता है। फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, जैसे कि हमारे पास में जो है सीएसजी, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, इन सबको जो है वो ठीक करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फॉर फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब होता है हमारे पास में कि फंक्शन की वजह से जो डिसऑर्डर है उसको हम जो है वो ठीक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में जो था वो था हमारे पास में ऑटो इम्यून वाला था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सब की चीज होंगी। और इन सब में हमें जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी जो है वो टीम काम करेगी। बच्चे में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडियाट्रिशियन ही उस चीज को करेगा, जी नहीं दोस्तों। जो भी कंजेनाइटल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसमें हमारे पास में पीडियाट्रिशियन भी चाहिएगा, सर्जिकल टीम भी चाहिएगी, नियोनेटोलॉजिस्ट भी चाहिएगा, जेनेटिशियन भी चाहिएगा। ये सब जो है वो टीम प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये देखो पीडियाट्रिशियन जो बच्चों को देखता है उसको पीडियाट्रिशियन, सर्जन आपको पता ही है जो सर्जरी करता है, नियोनेटोलॉजिस्ट जो नियोनेट्स को देखता है उसको, एंड जेनेटिसाइटिस्ट यानी कि जो हमारे पास में जीन एबनॉर्मलिटी के लिए जो टेक्नीशियन देखता है उसको, देन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, ये सारी टीम मिलके ही जो है वो कार्य करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस। तो दोस्तों प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये डिपेंड करता है, वेरी डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, यानी कि कंडीशन पे और सीवियरिटी पे जो है वो डिपेंड करता है। किस तरीके की कौन सी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई फिस्टुला जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, कोई फिस्टुला जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, किसी में अट्रेसिया ही प्रेजेंट है, बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम ओके है। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे पास में कंडीशन पे, सीवियरिटी पे, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस और एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट जो है वो आउटकम को इंप्रूव कर सकते हैं। कुल मिला के कहना यही है कि जो हमारे पास में ट्रेकिया था, अगर वो ट्रेकिया बिल्कुल ओके है और जो हमारे पास में ईसोफेगस में प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ठीक है, और खास तौर से जो है वो लोअर साइड में कम्युनिकेशन है, तो उसको हम जो है वो हमारे पास में प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों इसी के साथ जो हो हम आज की क्लास को जो हो फिनिश करते हैं।
थोड़ी सी जो है हमारे पास में लंबी क्लास हो गई है, लेकिन हमने जितने भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी उन सबको लिया है। तो इसी तरीके से जो है वो आप इसको याद रखिएगा, स्पेशली जो है वो टाइप को जरूर जरूर याद रखिएगा। जो फिस्टुला, जो कम्युनिकेशन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, आज सबको हमने जो है वो फिनिश किया है। क्लास कैसे लगी और आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कल की क्लास हमारे पास में जो है वो हार्ट फ्लो की रहेगी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उसको हम कल जो है वो फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।